वॉरेन बफेट अपने फेमस कोट डाइवर्सिफिकेशन में एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक इन्वेस्टर उस वक्त करता है जब उसे ये नहीं पता होता कि वो किस तरह के शेयर्स को और किस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रहा है और क्यों बाय कर रहा है। वो अपने आप को लकी साबित करना चाहता है डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके और ये जानने की कोशिश करता है और डिपेंड करता है उस स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर कि मेरी ये स्टॉक सिलेक्शन सही साबित होगी और मैं एक मार्केट में अच्छा रिटर्न हासिल कर सकूंगा। तो डाइवर्सिफिकेशन मेरे नज़दीक एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन क्यों गुनाह है और क्यों हमें एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए और कितने शेयर्स का पोर्टफोलियो में बिल्ड करना चाहिए। तो आज की डिस्कशन हमारी इस पर्टिकुलर मौजू के ऊपर है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला, वॉरेन बफेट का हवाला दिया आपको कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो उसके लिए या उस आइडिया को जानने के लिए मैंने ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 2 ईटीएफ्स को लिया है, मीज़ान ईटीएफ और जेएस मोमेंटम ईटीएफ। उनकी जो बास्केट है उसको एज ए सैंपल के तौर पर लिया और जानने की कोशिश की है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया और उनके पोर्टफोलियो के अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं और उन्होंने किन किन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर अपना एक्सपोजर लिया है। तो पहले नंबर के ऊपर हम अगर आते हैं तो मीज़ान ईटीएफ के ऊपर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रफली अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंपनीज के अंदर एक्सपोजर लिया है मीज़ान ईटीएफ ने। तो आप इसमें आप सेक्टर्स देख लें, इन्होंने टेक्नोलॉजी का सेक्टर लिया है, रिफाइनरी का सेक्टर लिया है, सीमेंट का सेक्टर लिया है, फर्टिलाइज़र का सेक्टर लिया, पावर का सेक्टर लिया और फिर बैंकिंग का सेक्टर लिया है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर लिया है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी का सेक्टर लिया है, फिर अगेन फार्मास्यूटिकल का सेक्टर लिया है। तो उन्होंने रफली पाकिस्तान के जो बड़े सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो टॉप की जो कंपनीज हैं उनको अपनी बास्केट के अंदर शामिल किया। 13 से 14 कंपनीज को मिला के अपनी एक बास्केट को डेवलप किया। तो एक हमें रफली आइडिया होता है कि जो पाकिस्तान का टॉप इस टाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान की जो टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने जो अपनी बास्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बनाई है उसके अंदर उनके 12 से 14 स्टॉक्स मौजूद हैं। और अगर हम जेएस मोमेंटम को देखें तो इसको भी हम क्विकली काउंट करते हैं। इनके पास कितने शेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेयर्स हैं जेएस मोमेंटम की बास्केट के अंदर। और इसके अंदर भी जो उनका मैक्सिमम एक्सपोजर है उन्होंने फर्टिलाइजर के अंदर लिया है और स्लाइटली उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल की कंपनी को लिया है। तो एक चीज़ तो आपको इस क्विक बास्केट से समझ आ गई होगी कि जो दोनों कंपनीज ने, एक कंपनीज के 10 शेयर्स हैं मैक्सिमम अपनी बास्केट में और दूसरी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके मैक्सिमम 12 से 14 शेयर्स हैं उन्होंने अपनी बास्केट के अंदर रखे हुए हैं। तो अब दो चीज़ें ना इस बास्केट क्रिएशन से आपको क्लियर होंगी। पहली कि आप अपनी जो बास्केट या आप अपना जो पोर्टफोलियो डेवलप करें उसको ओवर एक्सपोज ना करें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर और अंडर एक्सपोज भी ना करें कि आप जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनको छोड़ दें। जैसे अगर आप दोनों इन बास्केट्स के अंदर एक कॉमन चीज़ देखेंगे तो आपको फर्टिलाइज़र के जो सेक्टर है उसकी एक अपीयरेंस दोनों जो बास्केट है उसके अंदर नज़र आ रही होगी। दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल में इन्होंने ग्लेक्सो को लिया है और इस मीज़ान ईटीएफ ने सर्ल को लिया है। और मीज़ान ने अपने आप को ज़रा एक्सपोज किया है आईटी में भी। आईटी के पास इनकी 2 कंपनी है और यहाँ आपको इस पूरी लिस्ट में आईटी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद सीमेंट के अंदर ज़्यादा बुलिश है मीज़ान का जो मीज़ान एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। हाउएवर जो जेएस मोमेंटम है उसने बड़ा ही लिमिटेड, बल्कि उसने सीमेंट को लिया ही नहीं अपनी बास्केट के अंदर। तो कहने की मकसद ये है, जो हमारी जो डिस्कशन हमने जो ओपनिंग में स्टार्ट की थी वो ये थी कि जब हम अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो किसी एक सर्टन
सबसे पहले सेक्टर को नहीं हमने टारगेट करना, बल्कि हमने अपना पोर्टफोलियो इस तरह बिल्ड करना है कि वो रेज़िलिएंट भी हो, उसके अंदर कैपिटल गेन की भी कैपेबिलिटी हो, उसके अंदर ऐसे शेयर्स होने चाहिए जो आपको कैपिटल गेन दे सकें, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी तो हेज करना है ना। क्योंकि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी जो अमाउंट है वो किसी एक स्टॉक के अंदर पार्क रहती है और वो जो स्टॉक है वो परफॉर्म ही नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है एक सर्टेन अमाउंट के बाद इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगी, जो आपकी होल्डिंग है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगी। तो नंबर 1 पे आपने इस तरह अपने आप को अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है कि उसके अंदर कैपिटल गेन की फैसिलिटी भी हो और आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड की शक्ल में कुछ पैसिव इनकम भी आती रही, ताकि आपके पास जो कैश फ्लो है वो रहे, ताकि आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकें अपने पोर्टफोलियो को स्लाइटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करने के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप जब अपनी बास्केट को बिल्ड करेंगे तो आपके पास कुछ शेयर अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे और कुछ शेयर बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 स्टॉक्स को मिला के अपनी एक बास्केट डेवलप की, अपना पोर्टफोलियो बनाया और वो 10 के 10 शेयर ही चलना शुरू हो जाएँ। तो जो मेरी आपको एडवाइस है वो ये है कि आप पहली बात ये है कि अपनी क्वांटिटी को कम रखें। दूसरी बात ये है कि आप जब अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें, तो आप उन शेयर के अंदर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएँ जो शेयर्स मूव कर रहे हैं, जो जिन शेयर्स के अंदर एक अपसाइड पे ट्रेंड मौजूद है। अपना एनालिसिस प्रॉपर करें और उसकी बेस के ऊपर अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करते जाएँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। ना कि आपने ऐसा नहीं करना कि जो शेयर चल रहा हो उसमें आपने 20% 30% प्रॉफ़िट बुक किया है और जो नहीं चल रहा आपने वो पैसे सारे उसमें आके लगा दिए। तो फिर आपको एक शेयर आपको 20% का प्रॉफ़िट तो दे देगा, लेकिन उसके बाद आपका पोर्टफोलियो है जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाएगा। तो हमारी आज की जो डिस्कशन थी वो बेसिकली ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज़ आल्सो सिन, कि आपने ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना अपने आप को और अंडर डाइवर्सिफाई भी नहीं रहना और बहुत ज़्यादा शुरू में सेलेक्टिव नहीं रहना एज़ फार एज़ स्टॉक सिलेक्शन इज़ कंसर्न। ये नहीं करना आपने कि किसी एक सेक्टर को आपने पकड़ लिया और बस उसी में आप बैठ गए और पता चला वो सेक्टर चला ही नहीं है। तो फिर आप यही कहेंगे कि जो है इंडेक्स है वो 90,000 तक पहुँच चुका है, जबकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो जहाँ था वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको आज की डिस्कशन से कुछ आइडिया हुआ होगा कि क्यों आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी और किन सेक्टर्स के अंदर आपने रहना है और किन सेक्टर के अंदर आपने अपने आप को एक्सपोज़ नहीं करना। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। हमारा जो नंबर है वो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाने में कोई हेल्प चाहिए, अपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई आपको हमारी कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, तो हमारा नंबर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम विदिन 24 टू 48 आवर्स के दौरान आपको कॉन्टैक्ट करके आपकी जो क्यूरी है उसको आंसर करने की कोशिश करेगी। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।